हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के संबंध में कुछ हमारे 6 मार्कर पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारा जो आज का पहला 3 मार्कर है वह है भारत में आधारभूत संरचना पर टीप लिखिए। आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? तो आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन मूलभूत संरचनाओं से है जो किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बुनियादी घटक हैं। तो आधारभूत संरचना वह होती है जिससे किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास जुड़ा हुआ होता है, या वे तत्व जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी घटक होते हैं उन्हें हम आधारभूत संरचना कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं? तो इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा आदि शामिल किए जाते हैं। यह कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो आधारभूत संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे कि सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा, बिजली, पानी की उपलब्ध सुनिश्चितता, आवास आदि यह प्रमुख आधारभूत संरचना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। यह परियोजना बृहद स्तर पर होती है और अत्यधिक पूंजी, विश्व स्तरीय तकनीक एवं उच्च मानव कौशल की मांग करती है। आधारभूत संरचना की जो परियोजना है वह बड़े स्तर पर होती है और इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, विश्व स्तर की तकनीक इसमें लगाई जाती है और उच्च मानव कौशल की मांग करती है। इसके पश्चात है आधारभूत संरचना के संदर्भ में भारत की कुछ सीमाएं हैं। तो भारत की कुछ सीमाएं हैं, वह कौन कौन सी हैं हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की जो प्रमुख सीमाएं हैं, या भारत में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आधारभूत संरचना के निर्माण को बाधित करते हैं, या फिर आधारभूत संरचना के विकास के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं भारत में, तो आप इसे वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहली सीमा है वह है वित्त की कमी। भारत में वित्त की कमी होती है जिससे आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो पाता है। तकनीक की अनुपलब्धता, भारत में तकनीकी अनुपलब्धता सुनिश्चित होने के कारण आधारभूत संरचना के विकास को यह बाधित करती है। इसके पश्चात जो तीसरी समस्या है वह है विभाग व मंत्रालय के मध्य समन्वय का अभाव। विभाग व मंत्रालय के मध्य समन्वय के अभाव के कारण भी आधारभूत संरचना का विकास अवरुद्ध होता है। इसके पश्चात चौथा है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण भी आधारभूत संरचना का विकास जो है वह बाधित होता है। इसके पश्चात बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, जो कि सभी समस्याओं की जड़ है, और उन समस्याओं में आधारभूत संरचना का विकास भी एक प्रमुख समस्या है। इसके पश्चात है कुशल मानव संसाधन का अभाव। तो भारत में कुशल मानव संसाधन का अभाव भी आधारभूत संरचना को बाधित करता है। इसके पश्चात हम यहाँ अपना निष्कर्ष लिखेंगे कि हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आधारभूत संरचना का विकास किया जा सके। अतः आवश्यक है कि उपरोक्त कमियों को दूर कर आधारभूत संरचना का विकास किया जाए, तभी कृषि क्षेत्र, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास संभव है। जब हम इन कमियों को दूर करेंगे, अर्थात हम तकनीकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे, वित्त की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे और विभाग और मंत्रालय के मध्य समन्वय करेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति को दृढ़ करेंगे और भ्रष्टाचार होने से रोकेंगे तथा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे, तो इससे आधारभूत संरचना का विकास किया जा सकता है। और जब आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा तो कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अर्थात द्वितीय क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र का विकास संभव हो सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार से आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत ही लाभकारी हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे नोट्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं उनकी भाषा अत्यंत ही सरल है। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हमारे नोट्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि यह प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किए गए हैं, अर्थात आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इन्हीं नोट्स के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर कवर अप होते चलेंगे, जो कि आपकी
आपकी मुख्य परीक्षा में बहुत ही लाभदायी सिद्ध होंगे। अब हमारा जो अगला प्रश्न है तो वह हमने करंट से रिलेट किया है और वर्तमान समय में जो कोविड का मुद्दा चल रहा है तो उसके संबंध में यह जो प्रश्न है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा जो प्रश्न है वह है कोविड-19 के बाद 22 मई 2020 को जो आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषित की गई है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। तो कोविड-19 के पश्चात 20 मई 2020 को आरबीआई द्वारा घोषित मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके अंतर्गत हम अपने उत्तर में शुरुआत करेंगे। आरबीआई द्वारा घोषित नीति में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तथा सीएसआर में कटौती की गई। तो आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है उसमें कटौती की है ताकि क्या क्या लाभ हो सके उसके संबंध में हमारा आगे का प्रश्न है। उद्योगों की सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मिल सके जिससे कि उत्पादन बढ़े, निर्यात बढ़े और आयात घटे। तो उद्योगों को सस्ती ब्याज दरों पर यहाँ ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके, निर्यात में वृद्धि की जा सके और आयात में कमी की जा सके। इसके पश्चात है ग्राहकों की जमाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए ताकि बैंकों में जमा अनुपात बढ़े और निवेश को बढ़ाया जा सके। ग्राहकों की जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाए ताकि बैंकों में जो जमा अनुपात है वह बढ़े और निवेश को बढ़ाया जा सके। इसके पश्चात है एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और एमएसएमई सेक्टर को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक एरर हो गई है, इसमें SMES लिखा है तो आप इसको MSME कर लीजिए। इसमें है हमारा माइक्रो, स्मॉल, मिडिल और इंटरप्राइजेस। तो इसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात है आम ग्राहकों की ईएमआई को 3 माह का मॉरेटोरियम दिया गया है। आम ग्राहकों को ईएमआई का 3 माह का मॉरेटोरियम दिया गया है। इससे बैंकों और ग्राहकों की क्रेडिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पश्चात है आधारभूत संरचना के विकास के लिए फंड उपलब्ध कराया जाए। यह भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण और क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना पर जोर दिया है ताकि कृषि पशुपालन क्षेत्र का विकास हो सके। इसके पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो संक्षेप में कोविड-19 के चलते लोगों की आय घटी है, इससे मांग भी घटी है और आर्थिक वृद्धि दर कम हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार इकोनॉमी में निवेश बढ़ाकर उसे पंप करने की कोशिश में लगी है। एक बार हम पुनः देखेंगे इसके निष्कर्ष को। तो हम इस प्रकार से अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं कि कोविड-19 के चलते लोगों की आय में कमी आई है, इससे मांग में भी कमी आई है और आर्थिक वृद्धि की दर भी कम हुई है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार इकोनॉमी में निवेश को बढ़ाकर उसे पंप करने की कोशिश में लगी है। तो आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य यह हैं कि उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ग्राहकों की जमाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना, एमएसएमई सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाना, आम ग्राहकों की ईएमआई को कम करना, आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए फंड उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण और क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना पर जोर दिया गया है ताकि कृषि, पशुपालन आदि क्षेत्रों का विकास किया जा सके। दोस्तों हमारा आपसे विशेष अनुरोध है, आपको जिस भी विषय में दिक्कत हो, परेशानी हो, जिस भी टॉपिक से संबंध में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस विषय से संबंधित हमारे वीडियो की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहते हैं। तो हम शीघ्र अपने वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ यदि आप 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें मात्र 500 रुपये में आपको 5000 प्रश्न उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके माध्यम से
आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है। आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।